जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। DONOGHUE डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन। डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन 1932। ठीक है, इसमें जस्टिस एटकिन थे, लॉर्ड एटकिन, जस्टिस लॉर्ड एटकिन थे। इंपॉर्टेंट केस है इसलिए जस्टिस का नाम लिख लो, जस्टिस लॉर्ड एटकिन, ATKIN। ठीक है, जस्टिस लॉर्ड एटकिन इंपॉर्टेंट जज हैं। ठीक है, इस केस में अब फैक्ट्स लिखिए। फैक्ट्स, ए वेंट टू द रेस्टोरेंट, ए चला गया रेस्टोरेंट। ठीक है, ए वेंट टू द रेस्टोरेंट with a woman friend, he went to the restaurant with a woman friend and brought one bottle of ginger beer। ठीक है, he went to the restaurant with a woman friend and brought one bottle of ginger beer manufactured by the defendant। वन बॉटल ऑफ जिंजर बियर। बियर की स्पेलिंग तो आती होगी ना, याद है? बियर, मुझे बचपन में कंफ्यूजन होता था, बियर भालू वाला बियर है ना, दिस इज बियर। ठीक है, जिंजर बियर मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिफेंडेंट। ऑनलाइन सब पकड़ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, लिख ले रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कुछ इश्यू हो तो पूछ लेना। मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिफेंडेंट, फुल स्टॉप। द वुमेन कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ द कंटेंट, आधा से ज्यादा उसने बॉटल पी ली। ठीक है, द वुमेन कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ द कंटेंट, but when the remainder was poured in a glass, she found a decomposed body of snail in it। लिख ले रहे हो ना आप? द बॉटल बीइंग ओपेक, OPAQUE, ओपेक मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट ना हो, आर पार जिसमें ना दिख सके। being opaque and sealed, the bottle being opaque and sealed, the presence of snail could not be observed earlier। ठीक है, हाँ, द प्रेजेंस ऑफ स्नेल कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड अर्लियर। तो अब बॉटल सील थी और ओपेक भी थी, तो इस वजह से पहले तो देख नहीं सकते थे हम। धीरे धीरे उसको ग्लास में बियर को पोर करते गए, तो आखिरी में एकदम जब 25% ऑफ द बियर बची होगी तो वो स्नेल निकल के आई ग्लास में, तब उसको पता चला। ठीक है, तो इसमें लिखिए वुमेन ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर फॉर नेग्लिजेंस। Women brought an action against the manufacturer for negligence
women brought an action against the manufacturer for negligence and alleged alleged and alleged that she contracted serious illness by consuming part of the drink. Contracted, CONTRACTED. She contracted serious illness by consuming part of the drink. कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है पूछ लेना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड क्या? बाय कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द ड्रिंक, बाय कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द ड्रिंक, ठीक है। अब हाउस ऑफ कोर्ट लॉर्ड ने क्या हेल्ड किया इसमें? हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट मैन्युफैक्चरर ओड हर अ ड्यूटी, मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है उस विमेन के प्रति या सभी के प्रति, ओड हर अ ड्यूटी ऑफ केयर, manufacturer owed a duty of care by assuring that the bottle do not contain noxious matter injurious to health. By ensuring that the bottle do not contain noxious matter, noxious मतलब जहरीला पदार्थ, ठीक है, noxious matter injurious to health. ऐसा तो कहना था हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, ठीक है। अब इसमें 5 जजेस थे ओवरऑल, ठीक है, तो उसमें अलग अलग जजेस के कुछ अलग अलग कहना है, कुछ अलग वर्ड्स हैं, कुछ अलग मीनिंग है उसके, तो एक लिख लीजिए आप नेक्स्ट पैरा चेंज करके, लॉर्ड मैकमिलन, लॉर्ड मैकमिलन, MILLAN, लॉर्ड मैकमिलन ने क्या कहा? लॉर्ड मैकमिलन ऑब्जर्व्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑब्जर्व्ड, फिर लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, द ड्यूटी इन माई ओपिनियन, ही, ब्रैकेट में लिखिए मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इनका क्या कहना था? ड्यूटी इन माई ओपिनियन ही, मैन्युफैक्चरर, ओज टू दोस OWES, owes to those whom he intended to consume his product, तो देखो पहले हाउस ऑफ लॉर्ड का कहना था कि आप जब किसी को कोई चीज देते हैं तो उसमें उन्होंने वर्ड लिख दिया हर, ठीक है। तो आप उसको अगर बोतल दे रहे थे जिंजर बियर की, तो ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें कोई एब्नॉक्शियस सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जो कि हार्मफुल टू हेल्थ हो। फिर मैकमिलन का कहना था कि आप उन हर इंसान के लिए एक ड्यूटी ऑफ केयर एक्सरसाइज करेंगे जिनके पास ये प्रोडक्ट जाएगा इन जनरल। तो 1000 बॉटल अगर मार्केट में जा रही हैं तो आपकी ड्यूटी एज अ मैन्युफैक्चरर इन 1000 लोगों के प्रति है। तो वो थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं इस चीज को, दैट यू ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर टू एवरीवन हूसोएवर कंज्यूम दैट ड्रिंक, ठीक है। तो यहां पे ड्यूटी ऑफ केयर किसके प्रति है? सभी के प्रति है, ऐसा मैकमिलन का कहना था, ठीक है। लिख लिया ये। लॉर्ड एटकिन ने क्या बोला एक बार लिख लीजिए नेक्स्ट पैरा। लॉर्ड एटकिन, ATKIN, लॉर्ड एटकिन formulated his famous
नेबर प्रिंसिपल, एक डॉक्ट्रिन उन्होंने लेके आए, नेबर, पड़ोसी नहीं होता जो, ही फॉर्मुलेटेड हिज नेबर प्रिंसिपल, एक मिनट, नेबर प्रिंसिपल, ठीक है, लॉर्ड एटकिन फॉर्मुलेटेड हिज नेबर प्रिंसिपल which asserts ASSERTS which asserts you must take reasonable care to avoid which asserts you must take reasonable care to avoid act or omission, reasonable care to avoid act or omission, you must take reasonable care to avoid act or omission which you can reasonably foresee would be likely, which you can reasonably foresee would be likely, act or omission, ठीक है, which you can reasonably foresee, foresee मतलब होता है जितना आप देख सकते हैं, ठीक है, which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor, to injure your neighbor। देखो नेग्लिजेंस बहुत आसान टॉपिक है, मैंने अपना घर बनाया, ठीक है, लिख लो पहले, ठीक है, टू इंजर योर नेबर वुड बी लाइकली टू इंजर योर नेबर, तो नेबर प्रिंसिपल लेके आए लॉर्ड एटकिन इसी केस में, और उन्होंने बोला कि देखो भैया हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पड़ोसी के प्रति, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक घर बना रहे हैं, अब उस घर को जब बना रहे हैं तो एक मकान को तोड़ेंगे, गिराएंगे और फिर दूसरा मकान उस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हमें क्या एक रीजनेबल केयर नहीं लेनी चाहिए कि जब हम मकान तोड़ेंगे तो आसपास डस्ट ना जाए, हमारे पड़ोसी के घर पे डस्ट ना जाए, कोई पत्थर, ईटा, गाटर, लोहे का लंगड़ वंगड़, कुछ सरिया वरिया उसके बगल में ना गिर जाए, किसी को कोई डैमेज ना हो जाए, इतना तो हमारी एक ड्यूटी बनती है ना। दिल्ली में आप देखते हो जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो एक पूरा टेंट लगा देते हैं, टीन शेड लगा देंगे, टेंट लगा देंगे कि कोई भी सामान है, कोई भी डेंजरस चीज है तो वो उसी प्रेमाइस में रहे, अड़ोसी पड़ोसी को नुकसान ना हो। अगर अड़ोसी पड़ोसी को नुकसान होता है तो क्या नेग्लिजेंस हो जाएगा वहां पे? तो नेग्लिजेंस क्या है? एक ड्यूटी ऑफ केयर है, उसको ऑब्जर्व नहीं करते हो तो नेग्लिजेंस है ना। तो इन्होंने बोला कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान देना पड़ेगा, तो आपके आसपास जो भी नेबर्स हैं उनके लिए आपकी एक ड्यूटी बनती है और वो ड्यूटी ऑफ केयर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैं गाना बजाऊंगा तो बहुत ज्यादा तेज नहीं बजा सकता, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, न्यूसेंस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं अपने कमरे में कील गाड़ूंगा तो ऐसे गाड़ूंगा कि बगल वाले के घर में छेद ना हो जाए, ठीक है। मैं अगर अपने घर में कोई भी मशीन रखूंगा, कोई मशीन चलाऊंगा तो ऐसे चलाऊंगा कि बगल वाले को कोई नुकसान ना हो। तो एवरी टाइम वी हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर अगेंस्ट आवर नेबर्स, अगेंस्ट द पीपल हु आर फ्रॉम हुम वी आर सराउंडेड, है ना। तो हमारी एक सराउंडिंग जो होती है उसके प्रति हमें एक ड्यूटी ऑफ केयर रखनी पड़ती है। अगर हम नहीं एक्सरसाइज करते तो हम क्या कर रहे हैं, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस कर रहे हैं, ठीक है। नेग्लिजेंस की पुरानी वीडियो मेरी देख लेना, इससे पहले वाली, काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें काफी डिटेल में बताया था उस लेक्चर में, याद है तुम्हें? तुमने लिखा था ना? नहीं नहीं, आपने तो लाइव क्लास ली थी ना लास्ट, लिखा तो था ना आपने सारे पॉइंट्स, हाँ पिछली क्लास की। तो उसमें जो भी पॉइंट्स मैंने बताए थे, लास्ट क्लास मेरी मुझे लग रहा है थर्सडे को हुई थी, है ना। थर्सडे को जो हुई थी उस क्लास में मैंने सारे पॉइंट्स लिखवाए थे तो वही काम आएंगे आपके। आगे लिखिए, लॉर्ड एटकिन rejected the rigid doctrine of privity of contract, lack of due care and duty, exactly। देखो ऑलमोस्ट काफी ऐसे चीजें हैं जो मिलती हैं टॉट में, तो आपको टॉट में कुछ नहीं करना है, किसी भी चीज को या तो केस लॉ या तो एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लोकेट करना है कि भाई क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। तो अगर वो वर्ड नहीं लिखा है तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि भाई ये किस टॉपिक से आया है, तो उसके लिए आपको कीवर्ड याद रखने हैं, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई केस याद रखना है, या उससे रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन डिस्कस हुआ है वो याद रखना है, तो आपको याद आएगा कि वो टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है। दूसरी चीज, जब आप उस पर आंसर लिखेंगे तो भी आपको बस पॉइंटर्स याद रखने हैं कि हमको अगर न्यूसेंस या नेग्लिजेंस पे आंसर लिखना है तो वो कौन से पॉइंटर और वो कौन से लैंडमार्क जजमेंट है जो हमें लिखने चाहिए। टॉट में कोई बेयर एक्ट तो है नहीं,
ठीक है, कहने को ये एक सिविल लॉ है, बाकी सिविल लॉस के लिए हमारे पास बेयर एक्ट है, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर एक्ट, ठीक है, बट टॉर्ट के लिए हमारे पास बेयर एक्ट नहीं है। तो टॉर्ट के लिए हमारे पास क्या है कि हमारी एक खुद की एनालॉजी है हर टॉपिक को लेके। तो जैसे हमने एक डिटेल में टॉपिक लिखवाया 5 पेजेस में, तो 5 पेजेस को आप 5 से 10 लाइंस में एक अपना पॉइंटर बनाइए। तो वो पॉइंटर्स आपको बस याद रखने की मुझे ये डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है, ठीक है। अभी जैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं नेग्लिजेंस में कि अभी मैंने एमसीडी वाला जो केस बताया, तो उसमें भी एक डॉक्ट्रिन है, उसमें है रेस इप्सा लोक्यूटोर, सुना है? सुना होगा, है ना, ऑनलाइन। तो रेस इप्सा लोक्यूटोर मतलब बेसिक मीनिंग है कि थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है। तो कुछ चीजें जो होती है वो अपने आप ही अपना दर्शाती हैं। अगर मैं टिकट लेके नहीं बैठा हूं तो ये दिखता है कि आई एम ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, सो देयर इज नो नीड टू प्रूव एनीथिंग। बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे है अब कि मैं प्रूफ करूं कि मैं टिकट लेके बैठा था, मेरा टिकट गिर गया, मेरा टिकट उड़ गया, मेरा टिकट कोई चोरी कर गया, वो मेरे ऊपर है। तो ए टीटी अगर बोलता है कि भाई बी तुम्हारा टिकट कहां है और मैं उसको टिकट नहीं दिखाता, तो ये अंडरस्टूड है, रेस इप्सा लोक्यूटोर, ठीक है। थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ दैट आई डोंट हैव टिकट। तो इसको ये प्रूव नहीं करना है कि तुम्हारे पास टिकट है कि नहीं है, ये तो दिख रहा है ना, क्योंकि तुम टिकट नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे पास टिकट नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे है कि ये प्रूव करे कि मेरे पास टिकट था जब मैं ट्रेन पे बैठा, फिर वो उड़ गया, खो गया, जल गया, वो इसके ऊपर है। तो जब कुछ चीजें दिख रही हैं साफ साफ, तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? जो कंटेंट कर रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि तुम कल क्लास में नहीं आए हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे नहीं है कि मैं प्रूफ करूं कि तुम क्लास में नहीं आए हो। ये रेस इप्सा लोक्यूटोर है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि क्लास में तुम नहीं दिखे, यहां पे तुम्हारा नाम नहीं दिखा, यहां पे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखी ऑफलाइन, तो तुम क्लास में नहीं आए हो। अब तुम प्रूफ करो कि सर मैं आया था, ठीक है, मैं उस समय वॉशरूम गया था, या मेरा नाम कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? तुम पे है कि तुम प्रूफ करते रहो। बट मेरे लिए ये चीज ऑब्वियस है, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ वाला जो डॉक्ट्रिन है वो आपका टॉट में ही है, और इसको फिर एविडेंस एक्ट में भी सेक्शंस के थ्रू समझा जाता है, ठीक है। तो क्लॉक टावर गिरा, ठीक है, क्लॉक टावर से क्लॉक गिरी या जो भी गिरा हो, उसकी वजह से 3 लोग मारे गए। तो अब यहां पे ये प्रूफ करें कि भैया हमने मेंटेनेंस किया था, हमने जो है उसकी सुरक्षा की। अब 80 साल उसकी लाइफ हो चुकी है, नेचुरल लाइफ उसकी 40 से 45 साल है, तो ये अपने आप बता रहा है कि तुम नेग्लिजेंट हो, ये अपने आप दिखा रहा है कि तुम लापरवाह हो, तुमने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर नहीं एक्सरसाइज की है। जो चीज की लाइफ ही 40-45 साल है, उसको तुम 80 साल तक घसीट रहे हो, और उसके बाद वहां पे कोई ट्रेजेडी हो रही, तो इसका मतलब तुमने ड्यूटी ऑफ केयर एक्सरसाइज ही नहीं किया है। तो रेस इप्सा लोक्यूटोर इसमें भी है, ठीक है। तो जो मैंने तुमको एक लाइन लिखवाई है ना यहाँ पे, बट द नॉर्मल लाइफ ऑफ सच स्ट्रक्चर कुड बी 40 to 45 years, so the fall of the clock tell its own story in raising an inference of negligence. So tell its own story in raising the inference of negligence मतलब क्या हुआ? Things speak for itself, मतलब रेस इप्सा लोक्यूटोर है ये। इतना समझ में आया जो भी बोला? अभी लिखवा भी दूंगा, ठीक है। इस पे पहले ये कर लेते हैं हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने बोला था लॉर्ड एटकिन रिजेक्टेड द रिजिड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्टेड द रिजिड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रिजेक्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट that has barred previous consumers मैं नहीं समझ में आ रहा, मुझसे 5 बार पूछ लो, बिना समझे मत जाना। मैं लिखवा रहा हूं इसलिए कि तुम लोग 3-4 बार पढ़ लो कोई वर्ड। हाँ बताता हूं भी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बार्ड प्रीवियस कंज्यूमर्स फ्रॉम सुइंग मैन्युफैक्चरर्स, previous consumers from suing manufacturers। एक कंज्यूमर है, इसने खरीदा है पेप्सी, ठीक है, किससे खरीदा है? बी से खरीदा है। बी कौन है? शॉपकीपर। शॉपकीपर के पास 1000
100-500 बॉटल ऑफ पेप्सी रखी थी, मैंने एक बॉटल ऑफ पेप्सी उससे खरीद ली, ठीक है, तो ए और बी के बीच में एक बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेसली है, इंप्लाइडली है, ओरल है, जो भी है। ऑफर और एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? भैया एक पेप्सी की बोतल देना 10 रुपए, कंसिडरेशन है। उसने बोला हाँ लीजिए, उसने हमें दे दिया, तो उसने 10 रुपए एक्सेप्ट किए, मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया उसने और मुझे वो सामान प्रोवाइड कर दिया, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन हो गई, तो एग्रीमेंट बन गया। अब कोई चरस गांजा तो ले नहीं रहे हैं, तो लॉफुल भी है ना, लॉफुल है, कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ए और बी के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। एकदम बच्चों की तरह समझा रहे हैं, इतना इतना लुल्लू लुल्लू वाला नहीं समझाते हम, लेकिन इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि समझ लो, एकदम हंसते खेलते समझना इस कॉन्सेप्ट को। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। अब इसमें अगर पेप्सी की बोतल में कोई जानवर निकल आए, कोई इंसेक्ट निकल आए, तो क्वेश्चन ये उठता था कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता था पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को सू कर सकते हो खाली, तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए और बी है। तो मतलब यहां पे जो आप पेप्सी लेके आए, तो पेप्सी का एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, हम इसको स्यू नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पेप्सी के मैन्युफैक्चरर से कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, हमने तो दुकान वाले से वो लिया था पेप्सी, ठीक है, तो हम उसको सू कर सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कहता था। और अभी हमने क्या लिखा है कि लॉर्ड एटकिन कह रहे हैं कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या रिजेक्ट कर रहे हैं? रिजेक्ट द रिजिड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बार्ड प्रीवियस कंज्यूमर्स फ्रॉम सुइंग मैन्युफैक्चरर। तो इस केस से पहले मैन्युफैक्चरर के को कोई नहीं पकड़ पाता था, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट केस नहीं कर पाता था। इस केस के बाद उन्होंने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्ट्रिन को डिसॉल्व करते हुए बोला कि ऐसी सिचुएशन में जब ऐसे कोई नेग्लिजेंस कॉज होता है तो आप मैन्युफैक्चरर को लायबल कर सकते हैं, है ना। तो जनरल रूल क्या है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। बट लॉर्ड एटकिन ने बोला कि इस सिचुएशन में अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब हम मैन्युफैक्चरर को भी पकड़ेंगे, हम मैन्युफैक्चरर को भी हेड लायबल करेंगे, ऐसा कहना था इस केस में लॉर्ड एटकिन का। वैसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक जनरल डॉक्ट्रिन है, ज्यादातर हम इसको कहां यूज करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, he reasoned that उन्होंने रीजनिंग दी, he reasoned that where a manufacturer supplies a sealed or opaque product, he reasoned that where a manufacturer, सोचो कितने स्मार्ट हो, मोबाइल भी हैंडल कर रही हो, लिख भी रही हो, सोचो इतना दिमाग है तुम पढ़ाई में लगा लो तो हमें लग रहा है 6 महीने में निकाल लो एग्जाम। घर वाले कहते नहीं है कि इतने टैलेंटेड हो तुम, मूवी तुम याद करते हो, डायलॉग तुम्हें याद है सारे, ठीक है, और तुम 6 से 7 घंटा बैठ के मूवी देख सकते हो। ये डिवोशन तुम पढ़ाई में लगा लो तो कितना आगे जाओ, होता है ना। तो सभी के लिए है ये, हमें भी यही बोला गया था, हम भी यही बोलेंगे, ठीक है। तो ही रीजन दैट वेयर अ मैन्युफैक्चरर सप्लाइज अ सील्ड और ओपेक प्रोडक्ट, सील्ड और ओपेक। पेप्सी की बोतल सील्ड भी होती है, अब तो क्या ट्रांसपेरेंट है, तो मुझे लगता है शायद इसी वजह से ट्रांसपेरेंट होगी कि कुछ अंदर हो तो दिख जाए, और ओपेक, तो जैसे हम लोग कोकोनट वाटर खरीदते हैं अगर मार्केट से, सील्ड और ओपेक नहीं, उसमें अब एक कवर लगा देते हैं ना कुछ बोटल्स में, जैसे मैं वहां देखा राज मंदिर में कवर होती है वो पूरी, उसको हटा दो तुम, वो हट जाएगा स्टिकर पूरा और वो बोतल फिर ओपेक वो हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। हाँ उसमें नहीं दिख रहा है, मान लीजिए फ्रूटी की बोतल है, हाँ तो कुछ बोतल्स ऐसी है ना जिसमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रीजनिंग दी कि जब आप मैन्युफैक्चरर से एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो सील्ड है और ओपेक है, ठीक है, सील्ड भी है, सील खोल के हम तो नहीं समझ पाएंगे ना भाई, सील्ड अगर नहीं होता तो हम आराम से एक ग्लास में डालते और उसमें कुछ नहीं होता तो वापस बोतल में डालते और खरीद लेते, लेकिन हमको तो तुम सील ही दोगे ना, सील टूट गई तो हमसे तो तुम पैसे ले लोगे और फिर वापस भी नहीं करोगे। तो इन्होंने बोला जब एक ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो कि ओपेक है और सील्ड है, ठीक है, सच एज अ बॉटल ऑफ जिंजर बियर, सच एज अ बॉटल ऑफ जिंजर बियर, such as a bottle of ginger beer that is intended to be consumed, that is intended to be consumed, that is intended to be consumed without any intermediate inspection, that is intended to be consumed without any intermediate inspection, intermediate inspection
without any intermediate inspection, comma, intermediate, intermediate, intermediate inspection, comma, the manufacturer owes a duty, the manufacturer owes a duty the manufacturer owes a duty to the ultimate consumer to take reasonable care. The manufacturer owes a duty to the ultimate consumer to take reasonable care during its preparation, to take reasonable care during its preparation, to take reasonable care during its preparation, as consumer has no opportunity to inspect, as consumer has no opportunity to inspect, has no opportunity to inspect. सील्ड और ओपेक है, कंज्यूमर देख नहीं सकता, ढूंढ नहीं सकता उसके अंदर क्या सही है क्या गलत है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन्युफैक्चरर कि तुम जो है प्रिकॉशन लो और सही चीज इंस्पेक्ट करके सही चीज डालो. अगर कुछ गड़बड़ हुआ उसमें, कभी कभी आता है ना कांच निकल आया बॉटल के अंदर, तो वो तुम्हारी गलती है, तो मैन्युफैक्चरर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस. ठीक है, हम तो कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं अब. इंस्पेक्ट, कंज्यूमर हैज नो अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट. ठीक है, तो ये हमारा केस है, फाइनल है यहां तक. ठीक है, अब इस केस में क्या क्या इन्होंने मतलब डिस्कस किया था, तो वो 3 पॉइंट्स लिख लो. दिस केस हैज एस्टैब्लिश्ड दैट, इस केस ने क्या एस्टैब्लिश किया, दिस केस हैज एस्टैब्लिश्ड दैट, पहला पॉइंट, ड्यूटी ऑफ केयर बीइंग ओन्ड by the defendant to the claimant. This case has established that पहला, duty of care being owned, O-W-N-E-D, owned by the defendant to the claimant. Duty of care to be owed by the defendant to the claimant, C-L-A-I-M-A-N-T, claimant. तो ड्यूटी ऑफ केयर है, मतलब डिफेंडेंट जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, डिफेंडेंट मैन्युफैक्चरर है ना यहाँ पे, उसकी ड्यूटी ऑफ केयर है और उसको वो रिस्पॉन्सिबल है, ही ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर अगेंस्ट दी प्लेंटिफ. ठीक है, क्लेमेंट कौन है यहाँ पे, प्लेंटिफ है, क्लेम कर रहा है जो कि आपने गलत किया और अब मैं नहीं जानता, मेरी तो तबियत खराब गई और मुझे आप कंपनसेशन देंगे. तो क्लेमेंट कौन है, प्लेंटिफ है, जिसने जिंजर बियर कंज्यूम की है. ठीक है, क्लेमेंट कौन है यहाँ पे, वो वुमेन है, लिख लो चाहो तो ब्रैकेट में, वुमेन, प्लेंटिफ, द वन हु कंज्यूम्ड द जिंजर बियर. अर्जुन, मुस्कान, होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. कोई कठिनाई तो नहीं है समझने में. दूसरा पॉइंट लिखिए, द ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी. दूसरी चीज, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी. पहला आपकी ड्यूटी ऑफ केयर थी, दूसरा आपने ड्यूटी को ब्रीच किया, द ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी. तीसरा पॉइंट, द ब्रीच हैविंग कॉज्ड लॉस और हार्म, द ब्रीच हैविंग कॉज्ड लॉस और हार्म. तो अगर कोई पूछे कि भैया एसेंशियल्स क्या है नेग्लिजेंस के, कॉज, लॉस और हार्म. तो पहला है एक ड्यूटी ऑफ केयर, दूसरा है उस ड्यूटी ऑफ केयर की ब्रीच, और तीसरा है कि उस ब्रीच की वजह से नुकसान हुआ है. तो पहला, मैंने अपने मकान को डिमोलिश करते समय आसपास टीन नहीं लगाई. ठीक है, दूसरा, टीन न लगाने की वजह से क्या हुआ, मेरी एक ड्यूटी ऑफ केयर थी टीन लगाना, टीन नहीं लगाई तो मैंने क्या किया, अपनी ड्यूटी ब्रीच की, और एक पत्थर उठ के किसी की कार पे जाके गिर गया और उसका शीशा फूट गया, तो ये क्या हुआ, हार्म कॉज हो गया. तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस मुझ पे आ जाएगा. ठीक है, आई विल बी दी डिफेंडेंट, और प्लेंटिफ जो है मेरे अगेंस्ट नेग्लिजेंस का सिविल सूट फाइल कर सकता है. ठीक है, 3 पॉइंट्स हमको दिखाने होते हैं हमेशा जब हम नेग्लिजेंस का केस किसी के अगेंस्ट करेंगे. Subscribe for more content.